एपिसोड की शुरुआत सारा से होती है, जो अचानक तेज दर्द में चीखने लगती है, जैसे कोई रहस्यमयी ताकत उसे नया आदेश दे रही हो। उसी वक्त बॉयड फातिमा के कमरे में पहुंचता है और देखता है कि वो मिट्टी और पानी से अजीब गोल चीजें बना रही है। पूछने पर फातिमा कहती है कि वो नमी तैयार कर रही है। दूसरी तरफ कुछ लोगों को तालाब में एक रस्सी मिलती है। जब वे उसे खींचते हैं तो पानी से एक बंद जाल बाहर आता है, जिसमें किसी लाश जैसी डरावनी चीज होती है। उधर जूली फिर से किसी डरावनी पुरानी जगह पर पहुंच जाती है, जहां चारों तरफ लाशें बिखरी होती हैं। तभी मैन इन येलो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। कुछ घंटे पहले पुलिस स्टेशन में सब लोग पीले सूट के कपड़े देखते हैं। हेनरी बताता है कि उसकी पत्नी मिरांडा ने सालों पहले बिल्कुल ऐसे आदमी की तस्वीरें बनाई थी। ये सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं और जेड को यकीन हो जाता है कि वो आदमी अब भी आसपास मौजूद है। दूसरी ओर सारा सोफिया को अपने अतीत के बारे में बताती है। तब सोफिया कहती है कि कभी-कभी अच्छे लोग भी डरावनी चीजों का शिकार बन जाते हैं। बाद में सोफिया एक अजीब रस्म के जरिए ये पता लगाने की कोशिश करती है कि सारा और एल्जिन को सुनाई देने वाली आवाज़ों के पीछे कौन है। तभी उसे एहसास होता है कि इन आवाज़ों के पीछे असल में मैन इन येलो मौजूद है। उसी समय सारा फिर से भयानक दर्द में तड़पने लगती है, जैसे उसे कोई नया मिशन दिया जा रहा हो। दूसरी तरफ टैबिथा जेड से पूछती है कि वो उसके बेटे ईथन को जंगल में क्यों ले गया था। जेड बताता है कि ईथन ने अपने पिता जिम को देखा था, जिन्होंने उसे लेक ऑफ टीयर्स ढूंढने के लिए कहा। टैबिथा इसे सिर्फ वहम मानती है, लेकिन जेड का कहना होता है कि इस जगह पर असंभव चीजें ही सच साबित होती हैं। बाद में टैबिथा ईथन से बात करती है, जो अपने पिता से संपर्क करने की कोशिश कर रहा होता है। ईथन भरोसे से कहता है कि उसके पिता अब भी कहीं मौजूद हैं और लेक ऑफ टीयर्स ही सारे रहस्यों की चाबी है। आखिरकार टैबिथा फैसला करती है कि वो खुद अपने बच्चों के साथ उस रहस्यमयी जगह को खोजेगी। यह सुनकर टैबिथा थोड़ा नरम पड़ जाती है और ईथन से कहती है कि अब वो अकेले जंगल नहीं जाएगा। वे दोनों मिलकर अपने बैग तैयार करेंगे और साथ में लेक ऑफ टीयर्स ढूंढेंगे। ये सुनकर ईथन हैरान रह जाता है। उधर जूली और रैंडल बस के अंदर बच्चों की पुरानी किताबें पढ़ रहे होते हैं। रैंडल को वो कहानियां बेकार लगती हैं, लेकिन जूली को एक खास कहानी मिलती है, जिसमें फ्रेड द स्टोरी वॉकर नाम का किरदार समय में यात्रा कर सकता था। जूली को लगने लगता है कि इस जगह का रहस्य भी टाइम ट्रैवल से जुड़ा हो सकता है। तभी टैबिथा वहां पहुंचती है और जूली से कहती है कि वो अपना सामान तैयार करे, क्योंकि वे सब ईथन के साथ जंगल जाने वाले हैं। जब जूली सुनती है कि ईथन ने अपने पिता जिम को देखा था, तो वो चौंक जाती है। टैबिथा समझाती है कि अगर उन्होंने ईथन को नहीं रोका तो वो अकेले ही जंगल निकल जाएगा। बाद में टैबिथा रैंडल को अलग ले जाकर चेतावनी देती है कि वो जूली का ध्यान रखे। वो साफ कहती है कि अगर उसने जूली के साथ कुछ गलत किया तो वो उसे कभी माफ नहीं करेगी। रैंडल गंभीर होकर कहता है कि वो ये बात अच्छी तरह समझता है। दूसरी तरफ एलिस सफर की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन वो फातिमा को अकेला छोड़ना नहीं चाहता। फातिमा उसे भरोसा दिलाती है कि वो खुद को संभाल सकती है और डोना को भी उस पर भरोसा है। आखिरकार एलिस मान जाता है। इसी बीच डोना केनी को घर के काम समझाती है और खास तौर पर फातिमा का ध्यान रखने के लिए कहती है। जब सब लोग जंगल के सफर पर निकलते हैं तो फातिमा चुपचाप अपने कमरे में लौट आती है। वहाँ एल्जिन ने मिट्टी और पानी से एक अजीब सा ढांचा बना रखा होता है। फातिमा उसे वहाँ से जाने को कहती है, क्योंकि अब वो ये सब अकेले करना चाहती थी। उधर हेनरी देखता है कि विक्टर फिर से पेड़ों के बीच घूम रहा है। विक्टर बताता है कि ये पेड़ समय के साथ अपनी जगह बदलते रहते हैं। इसके बाद दोनों मिलकर पेड़ों के बीच की दूरी नापने लगते हैं। एल्जिन सारा से पूछता है कि क्या उसे अब भी वो रहस्यमयी औरत दिखाई देती है जो पहले उससे संपर्क करती थी। सारा इनकार कर देती है और कहती है कि शायद एल्जिन ने अपना काम पूरा कर लिया था, इसलिए वो गायब हो गई। फिर वो धीरे से पूछती है कि क्या उसे भी ऐसा ही महसूस होता है। एल्जिन तुरंत समझ जाता है कि सारा की हालत ठीक नहीं है और घबराकर पूछता है कि आखिर हुआ क्या है। सारा बताती है कि उसे लगा था कि वो डरावनी आवाज़ें अब कभी वापस नहीं आएंगी, लेकिन आज वे फिर से उसे सुनाई दी हैं। जब एल्जिन पूछता है कि इस बार आवाज़ों ने उसे क्या करने के लिए कहा है, तो सारा डरते हुए बताती है कि उसे डाइनर में जाकर पानी के जग को छूने का आदेश मिला है। उधर केनी को ऊपर वाले कमरे से पानी बहने की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो फातिमा के कमरे में जाता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि फातिमा मिट्टी और पानी मिलाकर बड़े बड़े अजीब गोले बना रही होती है।
इसी समय जेड पर मशरूम्स का असर बढ़ने लगता है। वो अपने टूटे हुए अतीत के टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ बॉयड अपने कमरे में एक पुराना डिब्बा खोलता है जिसमें उसे अपनी दिवंगत पत्नी एबी का एक पत्र मिलता है। उस पत्र को देखकर पुरानी यादें फिर से ताज़ा हो जाती हैं और उसकी नज़र अपनी शादी की अंगूठी पर पड़ती है जिस पर इन्फिनिटी का निशान बना होता है। बाहर केनी जेड की हालत देख रहा होता है। जेड अचानक बॉयड को आवाज़ देकर पूछता है कि क्या उसे भी केनी दिखाई दे रहा है या नहीं। बॉयड समझ जाता है कि मशरूम्स का असर अब जेड के दिमाग पर गहराने लगा है। वो ये भी कहती है कि शायद इसी वजह से उसकी माँ को बचपन से इस जगह के सपने आते रहें और हो सकता है दुनिया के दूसरे लोग भी ऐसे ही सपने देखते हों। शायद उसी किताब के लेखक को भी ऐसे ही विजन मिले हों जिन्हें उसने अपनी कल्पना समझकर कहानी का रूप दे दिया हो। रैंडल हैरान होकर पूछता है कि दुनिया में टाइम ट्रैवल पर हजारों कहानियां मौजूद हैं, तो जूली इसी किताब पर इतना भरोसा क्यों कर रही है? जूली जवाब देती है कि जब वे इस जगह आए थे तो उसके भाई के पास यही किताब थी और यही बात इसे खास बनाती है। उसके अनुसार ये किताब एक मैनुअल जैसी है जो शायद उसे उसके पिता को बचाने का रास्ता दिखा सकती है। दूसरी तरफ बॉयड फातिमा से उस अजीब मॉन्स्टर के बारे में और पूछता है। फातिमा उसे बताती है कि जहाँ वो बड़ी हुई थी वहाँ अलग अलग धर्मों के लोग रहते थे। उसके पिता सभी धर्मों की बातों में दिलचस्पी रखते थे और हमेशा एक बात समझाते थे कि हर धर्म इंसान को ईश्वर के करीब ले जाने की कोशिश करता है। उन्हीं कहानियों में एक किरदार गोलम भी था जो लोगों की रक्षा करता था और उन्हें उम्मीद देता था। फातिमा का मानना है कि वो भी कुछ ऐसा ही बना रही है। बाद में बॉयड केनी से बात करता है और उसे समझाता है कि फातिमा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन केनी चिंता से कहता है कि असली समस्या यही है। उसके अनुसार ये जगह पहले इंसान के दिमाग में घुसती है, फिर धीरे धीरे उसे बदल देती है और आखिर में वो खुद एक मॉन्स्टर बन जाता है। केनी को लगने लगता है कि फातिमा अब पहले जैसी नहीं रही और बॉयड भी अंदर ही अंदर इस बात को महसूस करने लगता है। इसी दौरान डोना सबके साथ जंगल में आगे बढ़ रही होती है। रास्ते में वो टैबिथा से पूछती है कि वो इस खतरनाक सफर पर क्यों निकली है। टैबिथा टूटे हुए लहजे में कहती है कि अब उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा। जिम की यादें हर वक्त उसके दिमाग में रहती हैं और उसे डर है कि अगर वो इस जगह के राज के बहुत करीब पहुंच गई तो उसके साथ कुछ बुरा हो सकता है। लेकिन वो ये भी जानती थी कि अगर उसने कोशिश नहीं की तो शायद वो अपने बच्चों को हमेशा के लिए खो देगी। इसलिए अब वो हर खतरा उठाने के लिए तैयार थी। टैबिथा अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाती कि डोना उसे हिम्मत देती है। वो सबको थोड़ी देर आराम करने के लिए कहती है और सभी मान जाते हैं। फिर डोना टैबिथा को समझाती है कि वो अकेली नहीं है। वो सख्ती से कहती है कि अब वो अपने बच्चों के लिए कोई अलविदा नोट नहीं छोड़ेगी और खुद को अकेले खतरे में भी नहीं डालेगी। डोना कहती है कि अब वे सब एक परिवार की तरह हैं और अगर टैबिथा कभी किसी खतरे का सामना करेगी तो सबसे पहले उन्हें बताएगी। टैबिथा चुपचाप इस बात से सहमत हो जाती है। इसी दौरान ईथन दोनों को आवाज देता है। पास ही एक घायल पक्षी पड़ा होता है जिसके पंख में चोट लगी थी। ईथन चाहता था कि वे उसे साथ ले चलें, लेकिन टैबिथा पहले मना कर देती है। लेकिन ईथन उसे समझाता है कि शायद ये एक संकेत है। उसके अनुसार ये पक्षी उन्हें लेक ऑफ टीयर्स तक पहुंचने का रास्ता दिखा सकता है, इसलिए उन्हें उसकी मदद करनी चाहिए। आखिरकार टैबिथा मान जाती है। दूसरी तरफ सोफिया पुल के पास खड़ी उन पत्थरों को देख रही होती है जिनके नीचे कभी एक लाश छिपाई गई थी। उसी समय मैरी और क्रिस्टी उसे दूर से देखती हैं और अपने शुरुआती दिनों को याद करने लगती हैं जब वे पहली बार इस रहस्यमयी शहर में आए थे। वे दोनों सोचती हैं कि शायद सोफिया अब तक अपने पिता की मौत के सदमे से बाहर नहीं निकल पाई है। मैरी कहती है कि सोफिया पूरा दिन दुआएं करती रहती है, शायद उसी से उसे ताकत मिलती है। सारा डाइनर में अंदर आती है। उसकी नज़र सीधे पानी के जग पर जाकर रुक जाती है। वो एक गिलास में पानी डालकर पीती है, लेकिन अभी तक वो उस जग को दूषित नहीं करती। तभी डाइनर संभालने वाली महिला आती है और सारा को शांत होकर बैठने के लिए कहती है। सारा धीरे से बताती है कि वो फिर से यहाँ काम शुरू करने के बारे में सोच रही है ताकि डाइनर पहले की तरह चल सके। वो महिला जानती थी कि सारा कभी इस जगह का अहम हिस्सा हुआ करती थी। वो उसे कहती है कि वो जब चाहे वापस आ सकती है क्योंकि अब लोगों को उसकी ज़रूरत है। वो ये भी मानती है कि सारा ने अतीत में कुछ डरावनी गलतियां की थीं, लेकिन शायद अब वही सबकी मदद कर सकती है। जब वो महिला जाने लगती है तो सारा उससे अपना इस्तेमाल किया हुआ गिलास फेंक देने को कहती है। महिला थोड़ी हैरान होती है, लेकिन फिर गिलास उठाकर चली जाती है। इसी समय बाहर से सोफिया की डरावनी चीख सुनाई देती है। डाइनर के सभी लोग तुरंत बाहर भागते हैं और देखते हैं कि सोफिया पुल के नीचे गिरी हुई है। मैरी तुरंत उसके पास पहुंचती है। सोफिया कांपती हुई आवाज में बताती है कि वो पुल पर खड़ी थी,
लेकिन अचानक उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे जोर से धक्का दे दिया हो। ये सुनकर सारा बुरी तरह घबरा जाती है। डर के माहौल में सारा वापस डाइनर आती है। इस बार वो पानी पीती है और जानबूझकर अपना जूठा पानी फिर से जग में डाल देती है। फिर चुपचाप बैठकर इंतजार करने लगती है कि अब वो पानी कौन पिएगा। दूसरी तरफ बॉयड गहरी सोच में डूबा होता है। तभी जेड उससे पूछता है कि क्या उनका काम यहाँ खत्म हो गया है। बॉयड इनकार कर देता है। जेड बताता है कि उसने फातिमा और उसके मॉन्स्टर के बारे में सब सुन लिया है। बॉयड मानता है कि उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा कि फातिमा आखिर कर क्या रही है। फिर जेड एक अजीब बात कहता है। उसके अनुसार अगर उसे और टैबिथा को अतीत की झलकियां याद ना होती तो शायद वो कभी उन मशरूम्स को आजमाने की सोचता भी नहीं। वो समझाता है कि इंसान के साथ हुए हादसे उसे बदल देते हैं और वही बदलाव उन्हें ऐसे फैसले लेने पर मजबूर करता है जो दूसरों को पागलपन लगते हैं। जेड के अनुसार असली सवाल ये नहीं है कि फातिमा क्या बना रही है, बल्कि ये है कि वो ये सब अभी क्यों कर रही है। इसी दौरान डोना सभी लोगों को लेकर फिर से तालाब के पास पहुंचती है। वहां उन्हें अजीब सी गुड़िया दिखाई देती हैं, जो पहले से कहीं ज्यादा डरावनी लग रही थीं। ईथन कहता है कि जेड के अनुसार ये इस जगह की आत्माओं की संरक्षक हैं, लेकिन डोना इन बातों को गंभीरता से नहीं लेती। वो सभी को जल्दी काम खत्म करने के लिए कहती है ताकि रात होने से पहले जरूरी सामान इकट्ठा किया जा सके। बाद में ईथन घायल पक्षी को तालाब के पानी से साफ करने की कोशिश करता है और टैबिथा उसकी मदद करने लगती है। उधर रैंडल जूली के पास कागज और पेंसिल लेकर आता है, लेकिन वो देखता है कि जूली अपने बाल काट रही है। जब वो कारण पूछता है तो जूली बताती है कि पिछली बार किसी प्राणी ने उसे उसके बालों से पकड़ लिया था और अब वो दोबारा ऐसा जोखिम नहीं लेना चाहती। दूसरी तरफ विक्टर हेनरी को एक पुराने कंटेनर के पास ले जाता है। वहाँ वो ज़मीन खोदकर एक थैला निकालता है जिसमें कई डरावनी पेंटिंग्स होती हैं। उन सभी चित्रों में मैन इन येलो दिखाई देता है। विक्टर डरते हुए बताता है कि ये आदमी भी कभी उनकी तरह एक गाड़ी में बैठकर इस शहर में आया था। शुरुआत में सबने उससे दोस्ती कर ली थी क्योंकि वो सामान्य इंसान जैसा लगता था, लेकिन असल में वो बिल्कुल अलग था। विक्टर आगे बताता है कि जब सभी लोग मर चुके थे तो उसने अपनी माँ की लाश के पास उसी व्यक्ति को देखा था और वो उसकी लाश को खा रहा था। ये सुनकर हेनरी का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है क्योंकि अब उसे समझ आ जाता है कि मैन इन येलो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि इस जगह का सबसे भयानक सच है। जूली रैंडल से कहती है कि अगर वो अंदर जाकर तड़पने लगे तो 5 सेकंड बाद उसे तुरंत बाहर खींच ले। रैंडल आखिरकार उसकी बात मान लेता है। जूली एक खाली कागज लेकर रून्स के अंदर प्रवेश करती है और इस बार वो बहुत दूर अतीत में पहुंच जाती है। वो खुद को उस भयानक दिन में पाती है जब पूरे शहर में नरसंहार हुआ था। चारों तरफ लाशें बिखरी पड़ी थीं और ये दृश्य देखकर जूली बुरी तरह डर जाती है। तभी उसे मैन इन येलो दिखाई देता है। वो एक मृत शरीर के अंग नोचकर खा रहा होता है। अचानक उसकी नजर जूली पर पड़ जाती है। जूली तुरंत अपने कागज पर निशान बनाती है और उसे शहर की तरफ फेंक देती है, लेकिन मैन इन येलो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। डर से कांपती जूली भागने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले ही रैंडल उसे रूम से बाहर खींच लेता है। बाहर आते ही जूली बेहद घबराई हुई होती है और इसी डरावने और दिमाग हिला देने वाले पल के साथ ये रहस्यमयी एपिसोड खत्म हो जाता है।